Today we discuss about law of mass action. In previous topic we discuss about rate of reaction and factor affecting the rate of reaction. Today we discuss law of mass action. ये टॉपिक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. लॉ ऑफ मास अकॉर्डिंग क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस बी और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है. तो जब आप किसी भी रिएक्शन की आप रेट लिखते थे तो आप लिखते थे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. ये फॉरवर्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी. ये आप लिखते थे. इमेजिन करिए कोई और रिएक्शन है 2A प्लस बी, ये आपका प्रोडक्ट है. तो यहाँ जब आप लिखते थे रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन है. तो आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मोर देन वन रिएक्टेंट होंगे तो उनके कंसंट्रेशन का हम प्रोडक्ट लेंगे, और अगर ये स्टॉइकियोमेट्री है तो वो पावर में जाएगी. तो आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, product of the reactant. If stoichiometry is present, then stoichiometry is raised to the power of the concentration. तो ये दो है तो यहाँ दो लगा देंगे. तो इस तरीके से आप रेट लिखते थे. जैसे आपके पास एक कोई रिएक्शन है A प्लस बी और ये आपके पास C और प्लस D है. तो यहाँ जब आप लिखते थे तो ये क्या होता था, RF होता था. इस साइड में क्या होता था, RB होता था. तो जब आप RF लिखते थे तो RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी. इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता था. इस तरीके से आप यहाँ आरबी जब लिखते थे तो आरबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड होता था. तो फर्स्ट ईयर में आप ये पढ़े हैं कि जब इन दोनों की रेट बराबर होगी तो ये रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा. लेकिन हमें यहाँ जो है रेट पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पे नहीं पढ़ना है. तो जो इक्विलिब्रियम पे जो आप पढ़ते थे, जैसे आर एफ इक्वल टू आर बी, आर एफ इक्वल टू आर बी, ये जो होता था ये एड इक्विलिब्रियम पे होता था. तो ये इक्विलिब्रियम का चैप्टर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ से हमें आगे देखना है, हमें रेट के बारे में डिस्कस करना है. तो लॉ ऑफ मास एक्शन में ये लिखा भी है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. Second line है, if more than one reactant are present, then rate of reaction is directly proportional to product of molar concentration of the reactant. Next है, if stoichiometry is present, then stoichiometry is raised to the power of the concentration. तो ये तीनों लाइनें हैं. इन तीनों लाइन को एक स्टेटमेंट में हम समराइज कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए A है प्लस 2B है प्लस 3C है. ये इमेजिन करिए आपका प्रोडक्ट बन रहा है. जब आप यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए. अगर मोर देन वन रिएक्टेंट है तो उनके मोलर कंसंट्रेशन का आप प्रोडक्ट लेंगे. तो ये एक्टिव मास ऑफ बी हो जाएगा और ये एक्टिव मास ऑफ सी होगा. इफ स्टोइकियोमेट्री इज प्रेजेंट देन रेज टू द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन. तो यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 3. तो ये 2 है, 2 आप यहाँ लाएंगे. ये 3 है तो यहाँ 3 लाएंगे. तो इस तरीके से आप रेट लिखेंगे. दूसरी चीज, अगर कोई रिएक्शन बाई डायरेक्शनल है तो आप कैसे लिखेंगे. तो इमेजिन करिए आपके पास एक रिएक्शन है ए बी, ये आप सी डी है. तो यहाँ जब आप रेट लिखेंगे तो यहाँ जो होगा ये क्या है, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड है, और ये क्या है आर बी है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ जो भी आएगा वो वहाँ नेट रेट आएगा. और नेट रेट में जैसे आप लिखते थे आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी. ये फर्स्ट हुआ. ये आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी. ये सेकेंड हुआ. मान लीजिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, फॉरवर्ड की रेट क्या है ज्यादा है, बैकवर्ड की रेट क्या है कम है, तो आपको नेट रेट क्या मिलेगा, फॉरवर्ड का मिलेगा. तो फॉरवर्ड का अगर नेट रेट मिलेगा तो आप नेट रेट निकालने के लिए फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करेंगे. तो यहां आपको लिखना होगा नेट रेट इक्वल टू
आर एफ माइनस आर बी, ये है आर एफ। आप देख रहे हैं आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आर एफ की जो वैल्यू आएगी वो के ए और ये बी आएगा। इसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन और इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो आर एफ, तो आप यहां देख रहे हैं ये के एफ एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, ये माइनस आर बी देख रहे हैं। आर बी क्या है, आप यहाँ के बी लिख सकते हैं और ये एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी। ये जो आपका आएगा वो नेट रेट होगा। ये क्या होगा, नेट रेट होगा। हमें इसे इक्विलिब्रियम पे नहीं पढ़ना है, अगर हम इक्विलिब्रियम पर पढ़ते तो नेट रेट हमारा क्या होता, जीरो होता। इफ दिस इक्वेशन इज taken at इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे नेट रेट क्या होता, जीरो होता। तो नेट रेट जीरो होता तो आप लिखते के एफ एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी माइनस के बी ये एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी। तो ये चीज आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, तो चूंकि हमें फर्स्ट ईयर पढ़ना नहीं है, हमें इस चैप्टर में रेट के बारे में पढ़ना है, तो यही हमें पढ़ना है, नेट रेट। अब हमारे पास जैसे इमेजिन करिए कोई रिएक्शन है, ये N2 लिखा है प्लस 3H2 लिखा है, गिव्स आउट 2NH3 है। अब हमें क्या करना है, रेट लिखना है। ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ हम आर एफ लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ स्टैबिलिटी 3 है तो यहाँ आप 3 लगाएंगे। अगर आप यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा आर एफ और यहाँ हो जाएगा के एफ, ये हो गया N2 और ये आपका है H2, ये है। यहाँ जो ये के आप देख रहे हैं इसी का नाम है रेट कांस्टेंट, इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपका रेट कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट के। तो कभी भी अगर आपको रेट लॉ लिखना हो तो कोई भी रिएक्शन दी हुई हो आप उसे एज सच लिख सकते हैं। जैसे आपके पास ये रिएक्शन है ए बी सी 2D प्लस 2E, ऐसे कोई रिएक्शन दी हुई है, वो आपको रेट लॉ लिखना है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको लिखना है तो आप सीधे लिखेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके मोलर कंसंट्रेशन का आपको यहाँ प्रोडक्ट लेना है। अगर स्टोइकियोमेट्री है तो पावर में ले जाना है। तो ये आपका एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी इंटू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी, दो स्टोइकियोमेट्री है तो पावर में जाएगा, इंटू एक्टिव मास ऑफ ई, यहाँ भी क्या है 2 है तो ये पावर में जाएगा। ये कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, तो इस तरीके से आप रेट लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो ये रेट है और ये रेट कांस्टेंट है, याद रखिएगा ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। आप इससे पहले आप इस तरीके से लिखते थे dc बाई dt, तो इसको बोलते थे डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ। और ये जो है आपका ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है इन टर्म ऑफ एक्टिव मास, इन टर्म ऑफ एक्टिव मास। तो ये भी आपका क्या है, रेट है, और ये भी आपका रेट होता था
लेकिन इसको बोलते थे डिफरेंशियल रेट लॉ और इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्टिव मास। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस फैक्टर रेट कांस्टेंट के। तो आपका हेडिंग होगा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट के। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट के को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला पॉइंट है रेट कांस्टेंट के मेनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट के किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा, रेट कांस्टेंट की also depend on nature of the reactant। दूसरा फैक्टर है ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर आप देखेंगे रेट कांस्टेंट के डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट आप याद करेंगे रेट कांस्टेंट के डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। याद रखिएगा ये रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आपका है रेट कांस्टेंट के डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट के डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है। कौन? रेट कांस्टेंट के। नेक्स्ट आप नोट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट के डज नॉट डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे भी डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट के डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ब्रैकेट में पॉजिटिव में इंक्रीज कैटालिस्ट मतलब पॉजिटिव कैटालिस्ट में इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के। में इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के। पॉजिटिव कैटालिस्ट जो होगा वो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू को क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर द वैल्यू ऑफ के faster the reaction,
more the value of k faster the reaction. more the value of k in the sense रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा. ये भी इंपॉर्टेंट चीज है. नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आगे आएगा क्या है, रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट है फॉर, इसके लिए है, इसी के लिए फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरल यूनिट ऑफ k इक्वल टू मोल 1 माइनस n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स. ये जनरल यूनिट है. where n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, where n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सपोज वैल्यू ऑफ n की अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा यूनिट ऑफ k जो होगा, यूनिट ऑफ k वो क्या आएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये मोल, ये लीटर, यहाँ 0 ऑफ इनवर्स, ये सेकेंड इनवर्स होगा. तो 0 ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होगी वो मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स होगा. अगर आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यूनिट ऑफ k जो होगा, आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, सेकेंड इनवर्स बचेगा. तो यूनिट ऑफ k जो आएगा वो सेकेंड इनवर्स आएगा. किसके लिए आएगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इस तरीके से आप इफ n इक्वल टू 2 ले लेंगे और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और ये फर्स्ट ऑर्डर. तो जो यहाँ यूनिट ऑफ k आएगा, यूनिट ऑफ k आप यहाँ सेकेंड रखेंगे तो यहाँ जब सेकेंड रखेंगे तो ये -1 आएगा तो मोल इनवर्स, और ये आपका आ जाएगा लीटर, 2 में से 1 गया, 1 ही होगा, +1, ये सेकेंड इनवर्स होगा. इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हैं. अगर वो रिएक्शन मान लीजिए फ्रैक्शनल ऑर्डर की है तो यूनिट जो आपकी बनेगी वो फ्रैक्शनल ऑर्डर काइनेटिक की बनेगी. इफ रिएक्शन इज फ्रैक्शनल ऑर्डर, अगर आपकी रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर में हो, सपोज n इक्वल टू मान लीजिए हाफ है, तो आप इस फार्मूले में रखेंगे तो जो यहाँ यूनिट ऑफ k आएगा वहाँ हाफ रखेंगे तो ये मोल प्लस हाफ, ये लीटर माइनस हाफ, ये सेकेंड इनवर्स, तो ये आपका आएगा. तो आपको अगर n पता है तो किसी भी ऑर्डर की आप यूनिट निकाल सकते हैं इस फार्मूले से. रेट कांस्टेंट के डज नॉट डिपेंड ऑन, रेट कांस्टेंट के डज नॉट डिपेंड ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. इनर्ट गैस के एडिशन पे भी रेट कांस्टेंट के डिपेंड नहीं करता है. नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट के डज नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकियोमेट्री. स्टोइकियोमेट्री पे भी डिपेंड नहीं करता है. इसका एग्जांपल जैसे ये N2 है, ये 3H2 है, गिव्स आउट 2NH3. इसका इमेजिन करिए रेट कांस्टेंट k है, k1 है, और आप इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से, ये 2 टाइम्स N2 प्लस 6H2 प्लस ये 4 टाइम्स NH3 हो जा रहा है. इसका रेट कांस्टेंट k2 है. तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो इसका रेट कांस्टेंट k1 इक्वल टू k2 होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है. तो ये सब रिलेटेड फैक्ट थे जो रेट कांस्टेंट k के बारे में थे. याद रखिएगा, आप इसी से रिलेटेड चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग है और रेट कांस्टेंट अलग है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट K एंड टेम्परेचर. रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट K एंड टेम्परेचर. थैंक यू.